हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, जो ये वीडियो है हमारा, ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट वाली वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के और एविडेंस एक्ट के या फिर आईपीसी के जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे इसमें मिक्स करके आएंगे, है ना। तो ये दोनों पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो एग्जाम है, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो झारखंड एपीओ का जो एग्जाम हुआ था हमारा 2019 में, ये वो वाला पेपर है जो 2019 में हुआ था, उसके क्वेश्चन है ये, है ना। अब आप पूछेंगे कि मतलब ये मैम ये क्यों क्वेश्चन सोल्व करा रही हैं। तो इसलिए भी क्योंकि जो बिहार एपीओ का जो सिलेबस लिया गया है अब की बार में, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हुआ, ये वो एविडेंस एक्ट हुआ या सीआरपीसी हुआ, और क्या हमारा आईपीसी, तो बिल्कुल सेम यही वाला पैटर्न कहाँ पर अपनाया गया है, झारखंड जो 2019 का मैंने एग्जाम का पेपर देखा, तो सेम वही पैटर्न वहां पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो पेपर है वो 150 नंबर का आ रहा है, और वहां पर कितने का था, वहां पर 100 का था। क्लियर। लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही एग्जाम हुआ है, 2019 में हुआ, 2020 में तो कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है ना। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कहाँ किसे मिलती है, केवल भारत के नागरिकों को ही ये प्राप्त है, ठीक है। इसी के साथ में देख लेते हैं आर्टिकल जो हमारा 15 है, 16 है, 19, 29 और 30, ये वाले जो आर्टिकल हैं, इसमें जो हमें क्या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो भी, ठीक है, जो अधिकार मिले हैं वो केवल किसको प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने भी हैं आर्टिकल 12 से 32 तक किसका प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों का पार्ट 3 में, ठीक है। बाकी सब किसको प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो या अनागरिक हो। क्लियर। नेक्स्ट है कि भाई जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त की प्रकृति और कृत्य क्या होते हैं। जो मतलब हमारे मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, हमारे कमिश्नर जो होते हैं, तो उनकी जो प्रकृति है उसकी, वो और उनके जो एक्ट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो भाई वो होते हैं अर्ध न्यायिक, ठीक है, क्वाशी जुडिशल होते हैं वो। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटी के लिए भी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के संबंध में प्रावधान करता है। तो आपको समझ ही आ रहा होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब एक बार कार्योत्तर विधि के बारे में बात करता है, ठीक है, कि अगर कार्य पहले कर दिया गया उसके बाद में कोई विधि लागू हो रही है तो इसका कोई प्रभाव उस कार्य पर नहीं पड़ेगा, पनिशमेंट पर नहीं पड़ेगा। और कहाँ पर प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 21 में। फिर है भाई, पहला क्या कह रहा है, कार्योत्तर विधि, है ना। दूसरा क्या कहता है, 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। 20(3) क्या कहता है, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत देता है कि अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्ण निर्णय का सिद्धांत दिया गया है, तो आर्टिकल है हमारा 141। नेक्स्ट है कि कौन निर्णित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है भाई, 324(2) में दिया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालक कार्रवाई के अगेंस्ट है, अपितु विधायी लेजिस्लेशन एक्ट के विरुद्ध भी करता है। यह अवलोकित किया गया था मेनका गांधी के केस में। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी रिट केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो सभी को पता होगा उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है, कौन सा बताता है, आर्टिकल हमारा 53 बात करता है इस बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए आवश्यक है भाई केवल क्या करो, उसे सम्मान में खड़े हो जाओ राष्ट्रगान के, ठीक है। इमैनुअल बीजो के केस में बता दिया कि गाना आवश्यक नहीं है, सम्मान में खड़े हो जाओ बस। क्लियर। नेक्स्ट है उद्देशिका का विचार भारत में कहां से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ग्राह्य है, तो महाराष्ट्र राज्य वर्सेस बाला देसाई के केस में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ,
तो परिवर्तन की बात पूछ रहा है, ठीक है, इनफोर्स में आया। इनेक्टमेंट की बात पूछेगा तो 15 मार्च है, और इनफोर्स की बात पूछेगा तो 1 सितंबर 1872। साक्ष्य विधि क्या है? लेक्स फोरी विधि है, सभी को पता होगा। आंसर हमारा बी। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्डिंग पर आधारित जो वार्तालाप होते हैं वो एडमिसिबल है? तो ये किसमें कहा था? आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में। देखिए अब एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, है ना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि स्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर अपराध का आरोप है तथा जिसके कथन या सुझाव से यह अनुमानित होता है कि उसने वो अपराध किया है। प्रोक्त परिभाषा किसने दी थी भाई? स्टीफन ने दी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है? किसका? कि अनुसूचित साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। कहाँ कह दिया? सेक्शन 60 में कह दिया कि मौखिक साक्ष्य से देव प्रत्यक्ष होना ही चाहिए भाई, है ना। तो कौन सा है? सेक्शन 6 रेस्ट। नेक्स्ट है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, सेक्शन 10, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सेक्शन 10 किस रिलेटेड है एविडेंस एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 से 20 के अंतर्गत किसकी स्वीकृति सुसंगत नहीं होती? तो भाई सेवक की कोई स्वीकृति सुसंगत नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञ सक्षम साक्षी हैं? तो कहाँ बता दिया गया? सेक्शन 45 में बताया है, विदेशी विधि, विज्ञान, कला के प्रश्न पर, सभी पर। डी। देखिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं थोड़े, है ना, तो जल्दी जल्दी करेंगे तभी सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, है ना, वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकरण आते हैं लेकिन मध्यस्थ आर्बिट्रेटर नहीं आते। नेक्स्ट है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह किसी स्वीकृति को पूर्ण स्वीकार करे। वह ऐसा नहीं कर सकता कि अभियोगात्मक हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोष कार्य अगर कोई हिस्सा है तो उसे भाई छोड़ दे रहा है वो, है ना। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से इस केस में किस केस में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत होगी यदि वह की गई है तो किसके सामने की गई है? मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है, तो भाई वो एडमिसिबल होती है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कौन सा प्रावधान पक्षद्रोही साक्षी के संबंध में बात करता है? तो 154। नेक्स्ट है भूषण साहू वर्सेस किंग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से जुड़ा हुआ केस है? तो भाई जो ये केस है भूषण साहू वाला, ये जुड़ा हुआ है हमारा सेक्शन 133 से, सह अपराधी से। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में यह कहा गया है कि कुछ तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवीक्षा करेगा? सेक्शन 57। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में लोक दस्तावेज का प्रावधान किया गया है? तो कहां पर किया गया है लोक दस्तावेज का प्रावधान? ये किया गया है सेक्शन 74 में। क्लियर है। देखिए जो हमारा चैप्टर 1 है वो बात करता है इंट्रोडक्शन की, चैप्टर 2 बात करता है किसकी? 5 से 55 रेजिस्ट्री वाले तथ्यों की सुसंगति के संबंध में, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है हमारा 3, कौन सा? 56, 57, 58। फिर है चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्य से रिलेटेड, फिर है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चैप्टर हमारा 5, ठीक है। तो चैप्टर भी बहुत अच्छे से ध्यान करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा में लोक दस्तावेज है? हो गया है भाई 74 में। सूचक पर्सन पूछे जा सकते हैं, तो कहता है कि कब नहीं पूछे जाएंगे, तो साफ साफ बता देता है कि मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं पूछे जा सकते, लेकिन कब पूछे जा सकते हैं? प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुमति से पूछे जा सकते हैं, है ना। और प्रति परीक्षा में कहाँ बताता है? सेक्शन 143 में बताता है कि प्रति परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन मृत्युकालीन कथन पर महत्वपूर्ण वाद नहीं है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा केस है जो मृत्युकालीन कथन पर से रिलेटेड नहीं है? तो दीपचंद वर्सेस राज्य का केस है। कह रहा है एक साक्षी जो बोलने में समर्थ नहीं है अपना साक्ष्य संकेतों हाव भाव के माध्यम से प्रकट करता है, ये साक्ष्य कौन सा होगा? 119 में साफ साफ है कि भाई वो साक्ष्य मौखिक साक्ष्य
कहलाता है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषिता की अवधारणा को बताया है। क्या बताया है? निर्दोषिता की जो अवधारणा है तो कैसा अधिकार होगा? तो भाई जो निर्दोषिता की अवधारणा है वो एक ह्यूमन राइट है कि जब तक साबित ना हो जाए किसी व्यक्ति को आप अपराधी नहीं मानोगे, है ना। इनमें से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो प्रमाणित प्रति, मूल से बनाई गई प्रति, मूल से तुलना की गई, जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया से बनाई गई हो तो वो प्राथमिक दस्तावेज होता है। आंसर हमारा सी। नेक्स्ट है, किसी तथ्य को मौखिक साक्ष्य जिसके द्वारा दस्तावेज को अवैध ठहराया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या यह है? कहाँ 92 का जो प्रोवाइजो है 1 यही बात बता रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है कि विष द्वारा खै की हत्या करने के लिए कै का विचारण किया जाता है। ये तथ्य है कि खै की मृत्यु से पूर्व कै ने खै को दिए गए विष जैसा ही एक विष प्राप्त किया था। ये क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट है। क्या दिखा रहा है भाई? तैयारी दिखा रहा है ना। नेक्स्ट है, वे आवश्यक सुसंगत तथ्य जो किसी स्थान, नाम, तिथि, संबंध या पहचान, पक्षकारों की पहचान का स्पष्टीकरण दे रहे हैं या पुनः स्थापित कर रहे हैं तो क्या है? सुसंगत होंगे। सेक्शन 9 में किसी षड्यंत्रकारी द्वारा की गई सह स्वीकृति जो अन्य षड्यंत्रों को सदस्यों को भी शामिल करती है, वह सह स्वीकृति उन सह षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सुसंगत होगी जो संयुक्त रूप से विचारित हैं। यह है सह स्वीकृति। क्या ये है? कहाँ पर? तो किसकी बात कर रहा है ये? सबसे पहले सह स्वीकृति की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि वो संयुक्त रूप से विचारित हैं, तो सह अभियुक्त के द्वारा सह स्वीकृति की ये यहाँ पर बात कर रहा है भाई। ठीक है, समझना है क्वेश्चन को। तो सेक्शन 30, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, देखिए सीआरपीसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कह रहे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में न्यायालय अभियुक्त को आदेश दे सकता है कि वह क्षतिपूर्ति का भुगतान करे? तो सेक्शन 357 में क्या देगा? न्यायालय आदेश दे सकता है प्रतिकर के लिए। ठीक है, प्रतिकर का आदेश देता है कहां पर? सेक्शन 357 में। और 357 ABC पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 परिवर्तन में आई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, है ना। देखिएगा 1973 इसका नाम है, लेकिन परिवर्तन में कब से आई है? परिवर्तन में जो आई है वो आई है दंड प्रक्रिया संहिता कब से? कब से आई है? 1 अप्रैल 1974 से। ठीक है, आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा अध्याय नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता? 8, 10, 11 होते हैं। क्लियर। तो कौन सा नहीं होगा? 9 नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि धारा 2D दंड प्रक्रिया संहिता परिभाषित किस करती है? किसको? कंप्लेंट को करती है। सदोष प्रतिरोध में रखे व्यक्ति की तलाशी के लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? 97 की बात कर रहा है सेक्शन की। तो डीएम, मजिस्ट्रेट, एसडीएम। मजिस्ट्रेट कौन सा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात करता है। ये सभी क्या कर सकते हैं? तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। वारंट मामले का अर्थ ऐसा अपराध है जो कि संबंधित है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से जो कि 2 साल से अधिक से के दंड से भाई दंडनीय होगा। नेक्स्ट है, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है कितनी संपत्ति समय के अंदर हाजिरी पर संपत्ति अथवा विक्रय के आगम का दावा कर सकता है? तो कितने में कर सकता है? 2 ईयर में उसे कर देना है भाई। ठीक है, कितने साल में कर देना है? 2 साल में उसे कर ही देना है। नेक्स्ट है, मृत्यु समीक्षा से संबंधित प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कहाँ उपबंधित है? 174। नेक्स्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के अत्यावश्यक लोक प्रदूषण या आशंकित खतरे के संदर्भ में आदेश जारी करने की शक्तियां किसको प्राप्त हैं या कहां पर प्राप्त हैं? तो आशंकित खतरे के बारे में आप सभी को पता होगा भाई, ये सेक्शन 144 में प्राप्त हैं। लगती रहती है कि धारा 144। ठीक है, क्योंकि और लॉकडाउन के टाइम पे तो इतनी स्टार्ट हुई है और इस टाइम पे देखिए किसान वाला आंदोलन चल रहा है, तो अभी भी लगी जा रही है गाजीपुर बॉर्डर टाइप इधर साइड में, है ना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के इस अध्याय में प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान है 21A में। कोई व्यक्ति जो उसी अपराध के लिए दोष सिद्धि या दोष मुक्त हो चुका है, उसी अपराध के लिए उसका पुनः विचार नहीं होगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कहां पर दिया गया है? 300 में दिया गया है। साथ में जोड़ लेना 22 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकता है जो कि ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय हो जो कि 6 महीने से ज्यादा का
ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस तो सी में ही किया गया है, 2C में। क्लियर? लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक अभियोजक की नियुक्ति भाई कौन करेगा? उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार अपने लिए करेगी और राज्य सरकार अपने लिए करेगी, तो दोनों करेंगे। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां कहां पर दी गई हैं? सेक्शन 482। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना होनी चाहिए, संज्ञेय अपराध से रिलेटेड होना चाहिए और समय की दृष्टि में प्रथम हो, लेकिन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल से रिलेटेड नहीं हो सकती, केवल कॉग्निजेबल से ही रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, जो इसका सेकंड पार्ट आने वाला है इसे भी जरूर देख लीजिएगा, है ना।